हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th का हाफ ईयरली एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का ब्रीफ डिस्कशन ऑफ सॉल्यूशन लेने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। दैट मीन्स ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इस टेस्ट का पीडीएफ क्वेश्चन पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने पीडीएफ क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं किया है देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना या फिर कमेंट सेक्शन भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है बच्चों, टेस्ट का सिलेबस आपको टॉप में दिख रहा होगा। दैट मीन्स चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक का आपको कंटेंट मिलेगा इस टेस्ट में। ठीक है बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना। ठीक है ना बच्चों। अच्छा, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं अगर आप चाहो तो इन्हें पढ़ सकते हो, अदरवाइज आप इसे स्किप करो और चलो आगे बढ़ते हैं जरा। यानी क्वेश्चन 1 से यहाँ पर अपने सेक्शन ए के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 मार्कर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। फर्स्ट 6 क्वेश्चंस आर ऑफ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यूजिंग प्रिंसिपल वैल्यूज हमें इसको इवेल्युएट करना है। देखो ध्यान से सुनना, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को हम डायरेक्टली एक्स कब लिख सकते हैं। मैंने बोला कि साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स को डायरेक्टली एक्स कब लिख सकते हो, जब एक्स आपका प्रिंसिपल ब्रांच में हो। यानी देखो इस इंटरवल में अगर एक्स होगा तब ऐसे लिख सकते हो। इसी तरीके से कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स को हम एक्स कब लिखते हैं, जब x आपका प्रिंसिपल ब्रांच में हो यानी इस इंटरवल में हो। तो यहाँ पर ये जो 5 है ना, ये साइन इनवर्स के केस में इस इंटरवल में नहीं है, और ऐसे ही कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 में जो 5 है वो 5 इस इंटरवल में नहीं है। दैट मीन्स अगर तुमने साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 को डायरेक्टली 5 लिखा तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, या फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 को अगर डायरेक्टली 5 लिखा तो भी आंसर गलत हो जाएगा। तो फिर हम इसे कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो ये साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 है ना, इस साइन 5 को देखो मैं कैसे लिखने वाला हूँ, सिर्फ साइन 5 पे फोकस करना। अगर इसे हम ऐसे लिखें साइन 2 पाई माइनस 5 तो यहाँ पर एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, समझे। साइन 2 पाई माइनस थीटा, साइन 2 पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों, ये 4th क्वाड्रेंट। यहाँ पर साइन फंक्शन नेगेटिव होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर नेगेटिव पहले से ही लगा दिया है। मैंने साइन 5 को ऐसे रीराइट किया। अब ऐसे लिखने का फ़ायदा ये है कि 2 पाई माइनस 5 दैट मीन्स 2 इंटू 3.14 दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। इसमें से 5 को सब्ट्रैक्ट करोगे, अब ये क्या मिलेगा बच्चों, ये जो भी मिलेगा ये इस इंटरवल में पक्का होगा। अगर आप लोग चाहें तो इस इंटरवल को भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो, -π/2 यानी -3.14/2 दैट इज माइनस का 1.57 से लेकर 1.57। तो यहाँ पर जो नंबर मिलने वाला है ना 2 पाई माइनस 5 से, ये जो नंबर मिलेगा वो पक्का इस इंटरवल में होगा, -1.57 से 1.57 वाले इंटरवल में, समझे। तो मतलब यहाँ पर हमारा काम बन जाएगा। अब इसे फर्दर अगर मैं ऐसे लिख लूँ, ये माइनस को बाहर निकाल दिया मैंने, तो ये देखो आपको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, -2 पाई माइनस 5। ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब इसी तरीके से हम लेकर आते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 को। तो ये रहा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5। अगर इसको मैंने ऐसे लिखा यानी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई माइनस 5, तो यहाँ पर तो कॉस को कोई दिक्कत है नहीं, कॉस 2 पाई माइनस थीटा विल बी कॉस थीटा इटसेल्फ, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। यहाँ पर भी ये 2 पाई माइनस 5 वाला जो एंगल दिख रहा है वो कॉस इनवर्स के इस इंटरवल में होगा, समझे। अच्छा, इसका मतलब अब यहाँ पर डायरेक्टली मैं इसे 2 पाई माइनस 5 लिख सकता हूँ। ठीक है ना। अब इन दोनों रिजल्ट्स को अगर आप ऐड करके देखो, ऐड क्यों करना है, क्योंकि यही तो क्वेश्चन में दे रखा है। क्या दे रखा है कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5, इन दोनों को ऐड कर दो। तो ये पहले वाले की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाली हुई है जैसा कि आप देख रहे हो, और ये दूसरे की वैल्यू यहाँ पर आपने निकाली है यानी 2 पाई माइनस 5। अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर क्या आ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर आंसर 0 मिल रहा होगा जैसा कि आप देख रहे होंगे। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है ना। चलें आगे।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 2 की तरफ। ये रहा जी क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या है, यहाँ पर आपको ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स फॉर दिस मैट्रिक्स प्रोडक्ट ये फाइंड करना है। देखो यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/2 और इसका ऑर्डर क्या है बच्चों 2/3। तो इनके प्रोडक्ट से जो नया मैट्रिक्स बनेगा यानी रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, उसका ऑर्डर 2/3 होना चाहिए। बस ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन 3 को देखते हैं। यहां पर हमें एरिया फाइंड करना है एनक्लोज्ड बाय दिस लाइन विद एक्स एक्सिस एंड x = 1। ठीक है ना, ये आपके पास 3 लाइंस हैं, लेकिन हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट का यूज करना है। अब डिटर्मिनेंट का यूज करना है दैट मीन्स मुझे कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। यहाँ पर मैं ये x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट कर रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पर डायग्राम बना के कोऑर्डिनेट्स निकाल पाऊँ। y = x का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ से ओरिजिन से पास होने वाला एक लाइन इस तरीके से, ये आपका y = x वाला लाइन हुआ। ठीक है ना, x एक्सिस तो आपको पता ही है और x = 1 का मतलब देखो एक ऐसा लाइन जो कि पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पर x = 1 यानी ये वाला पॉइंट आपको पता चल गया दैट विल बी 1,0 है ना, और ये वाला पॉइंट यहाँ पर x 1 होगा तो y पक्का 1 होगा। हम इस लाइन में x की जगह 1 डाल देंगे और ये ओरिजिन दैट इज 0,0। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल बना है ना, इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स आपको मिल चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। तो चलो जरा अपना एरिया निकालते हैं। तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए हम बोलेंगे हाफ, ये डिटर्मिनेंट बनेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट का ही यूज करने के लिए बोला है इसने। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखो 0 0, फिर आप 1 1, फिर 1 0 और यहाँ पर आप थर्ड कॉलम में 1 लगा दो और ये डिटर्मिनेंट आपका बन गया। अब इसको इवेलुएट करेंगे हम लोग। चलो फिर फटाफट इवेलुएट कर लो। यहाँ पर ये 1/2 तो है ही, रो 1 से एक्सपेंड करने का मन है तो रो 1 से एक्सपेंड कर दो। 0 - 0 + 1, यहाँ पर आपका आ जाएगा 0 - 1 दैट इज दिस वैल्यू। ठीक है ना, अब यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा ना, ये मिलेगा -½ बट एरिया तो नेगेटिव हो नहीं सकता तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो यहाँ पर एरिया क्या आ जाएगा, एरिया विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ -1/2। तो यहाँ से आपको आंसर में मिल जाएगा 1/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। अब आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है फॉर दिस फंक्शन। सबसे पहली बात, एंटी डेरिवेटिव का मतलब होता है इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ और ये रहा आपका यहाँ पर जो फंक्शन दे रखा है ना, यानी इंटीग्रेंड दे रखा है, इसका आपको इंटीग्रल फाइंड करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम जाएंगे इस सिंपल से फॉर्मूले के पास। देखो ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो जाता है, e⁻x इंटू फंक्शन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे क्वेश्चन में फंक्शन का काम ये करेगा और डेरिवेटिव का काम ये करेगा। बाहर e⁻x आपको दिख ही रहा होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा e⁻x इंटू में फंक्शन प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। समझे, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या बोला हुआ है, इफ A एंड B आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A दे रखा है, फिर ये भी दे रखा है, आपको डिटर्मिनेंट ऑफ B निकालना है बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस कंडीशन को देखना बच्चों, इस कंडीशन को सबसे पहले देखना। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसे लिख लूँगा AB। अब ये पूरे का इन्वर्स देखो मैंने ऐसे लगा दिया ना, दैट इज इक्वल टू -1/6। ध्यान रखना इसे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A और ये B पूरे का डिटर्मिनेंट तो है ही, और ये -1/6 के इक्वल है। अब डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा आपका 1 देखो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A और ये डिटर्मिनेंट ऑफ B, नाउ दैट इज इक्वल टू -1/6। यहाँ से आप चाहो तो रेसिप्रोकल ले लो, तो ये बनेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A और ये डिटर्मिनेंट ऑफ B, नाउ दैट इज -6। यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू आपके क्वेश्चन में दे रखी है, आप चेक कर लो टॉप में। तो यहाँ से आपको डिटर्मिनेंट ऑफ B की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, तो दैट विल बी इक्वल टू -3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 5 का। अब इसका एक अल्टरनेटिव भी है, इसको भी देखते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स M और एक मैट्रिक्स B दिया हुआ है, हमको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है। तो क्या यहाँ पर सबसे पहले आप
मैट्रिक्स एम और बी को मल्टीप्लाई करके एक नया मैट्रिक्स बनाओगे और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। वेल, ऐसे करना अलाउड तो है, कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन मैं ऐसे नहीं करूँगा, मैं प्रॉपर्टी का यूज करूँगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, आप डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स एम निकाल लो। ये बड़े आराम से निकलेगा, 1 इंटू -1, फिर -3 इंटू 2, यानी ये आपका ऐसे आ जाएगा -7। फिर डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी भी निकाल लो, 1 इंटू 1, और ये माइनस ऑफ -3 यानी प्लस का 3 हो जाएगा, यानी ये 4 आ जाएगा। अब क्योंकि आपको निकालना है डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू बी, तो इसे हम प्रॉपर्टी की हेल्प से देखो ऐसे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये तो -7 है और ये आपका 4 है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा -28। इसका अल्टरनेटिव भी हमने सॉल्व कर लिया है बच्चों, ठीक है। आगे चलें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर हमसे ना इस एक्सप्रेशन का वैल्यू पूछा हुआ है। एक्सप्रेशन को देखना, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। और इसकी वैल्यू हमें कब निकालनी है, जब x की वैल्यू √3/2 हो। अब मजे की बात ये है कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट किए बिना भी इसका सॉल्यूशन कर सकता हूँ। मैं इसका सॉल्यूशन क्यों कर सकता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज आती हैं, आपको भी आनी चाहिए प्रॉपर्टी, समझे। देखो प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर जो मैं यूज करूंगा, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बेसिकली π/2 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर में π/2 डालोगे और नीचे तो 2 है ही, तो ये बन जाएगा 10π/4। 10π/4 मतलब 1, ये आपका आंसर आ गया। अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो x की जगह √3/2 पुट करो, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x में पहले x की जगह √3/2 पुट करो, इसे सिंप्लीफाई करके उसके बाद न्यूमरेटर में इसको आप पुट करेंगे, तो फाइनली वैसे भी इसको π/2 ही आना है। यहाँ पर देख लेना बीच में क्या क्या वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। ये काम मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ। ये मेथड 2 का मैंने ब्रीफ डिस्कशन कर लिया आपके साथ, जो कि थोड़ा सा लंबा है, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 7 की तरफ, और यहाँ से फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन 7 से क्वेश्चन 11 तक। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हमें एंटी डेरिवेटिव निकालना है इस फंक्शन के लिए, और यहाँ ब्लैंक में फिल करना है। देखो यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है ना, यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो ये वाला फॉर्मूला होगा। ध्यान से देखना बच्चों, ये वाला फॉर्मूला। तो ये क्या होता है, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो बस इस फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 प्लस में c। तो आपको ब्लैंक स्पेस में इसे फिल करना है। अब इसका एक अल्टरनेटिव है, इसको भी देखते हैं। इसमें क्या है, हमें दे रखा है इस इंटीग्रल का वैल्यू इसके इक्वल, तो यहाँ से मुझे k निकालना है। देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका इंटीग्रल क्या होगा बच्चों, इसका इंटीग्रल क्या होगा, तो इसका इंटीग्रल आने वाला है -cos 3x, और एंगल क्योंकि लीनियर है तो उसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव 3 आएगा, उससे इस पूरे को डिवाइड करेंगे और फिर उसके बाद यहाँ प्लस में c लगा देंगे। अब इस रिजल्ट को मुझे कंपेयर करना होगा RHS में गिवन रिजल्ट के साथ, यानी हम इसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, k टाइम्स cos 3x प्लस में c। अब यहाँ पर कंपेयर करके मेरे ख्याल में आपको k की वैल्यू दिख ही रही होगी, k की वैल्यू आ जाएगी -1/3। तो बस इसे आप लोग ब्लैंक स्पेस में फिल कर देंगे, यानी यहाँ पर फिल कर देंगे, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन 7 सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 में बेसिकली हमारे पास इस इंटीग्रल का वैल्यू दे रखा है कि इसका वैल्यू 0 है, तो फिर ये इंटीग्रैंड किस टाइप का फंक्शन है, हमसे ये पूछा हुआ है। यहाँ पर गिवन इंटीग्रल में अगर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ध्यान से देखेंगे तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, लोअर लिमिट नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशंस गिवन हैं, इनको देखकर मुझे लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की गई होगी कि इसका रिजल्ट 0 होता है अगर फंक्शन f आपका ऑड फंक्शन होता है। तो यहाँ पर ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो इंटीग्रैंड वाला फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है या नहीं। यहाँ पर आप fx लिख लो cos x, और ये आपका log ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x, ये आपका इंटीग्रैंड है। यहाँ पर इवन फंक्शन ऑड फंक्शन चेक करने के लिए x की जगह पे हम -x रख देंगे। तो देखते हैं ज़रा क्या होगा, यहाँ पर x की जगह पे -x, और ये log के अंदर भी ऐसे ही आएगा, x की जगह पे -x रखोगे, न्यूमरेटर में ऐसा होगा, नीचे 1 - (-x), यानी देखो ऐसा मिल जाएगा।
अब cos माइनस एक्स तो cos x ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ log में अगर आप रेसिप्रोकल लोगे ना तो ये 1 प्लस एक्स ऊपर 1 माइनस एक्स नीचे, और ध्यान से देखो बाहर एक नेगेटिव लगा दिया है मैंने, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। अगर आप log ऑफ a लिखना चाहो और फिर log ऑफ 1 अपॉन a करना चाहो, रेसिप्रोकल लेना चाहो, तो यहाँ पर एक नेगेटिव लगाना ही पड़ेगा, समझे। तो यहाँ से आप कंक्लूजन ले सकते हैं कि ये बन गया आपका माइनस ऑफ एफ एक्स, यानी f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पर ये फंक्शन f पक्का ऑड फंक्शन होगा। तो ऊपर जो क्वेश्चन में ब्लैंक स्पेस है वहाँ पर आपको ये ऑड लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आप ऑड लिख दो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 8 का सॉल्यूशन आपके सामने आ गया है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 9। एफ एक्स इक्वल ई टू द पावर एक्स इज ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। यानी यहाँ ब्लैंक स्पेस में आपको क्या फिल करना होगा, यहाँ पर आपको फिल करना होगा इंक्रीजिंग। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि फंक्शन आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये यही रहेगा, विच विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर्स। तो दैट मीन्स अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव हो जाता है किसी भी इंटरवल में, तो इस इंटरवल में फंक्शन का नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, समझे। यहाँ पर आप ग्राफिकली भी देख सकते हो, ई टू द पावर एक्स के ग्राफ से आप समझ सकते हो कि ये हमेशा इंक्रीजिंग नेचर ही शो करेगा, यानी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। यहाँ पर क्या बोला हुआ है, एज्यूम दैट द फंक्शन एफ एक्स हैव इट्स सेकेंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू सी such that f dash c will be 0 and f double dash c will be greater than 0, then x equal to c is a point of local minima, समझे। अब ये मैंने क्यों बोला बच्चों, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली आपका डबल डेरिवेटिव जो है ना वो पॉजिटिव दे रखा है। अब डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव किस पॉइंट पे है, इट इज पॉजिटिव एट x इक्वल टू सी। अब x इक्वल टू सी कब मिला, जब फर्स्ट डेरिवेटिव को तुमने 0 के इक्वल रखा होगा, क्योंकि इसी पॉइंट पे तो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 हो रहा है। दैट क्लियरली मीन्स कि f डैश x इक्वल टू 0 रखने पर मुझे x इक्वल टू सी मिला होगा, तभी तो इसको मैंने यहाँ पर डाला तो हमें f डैश सी 0 मिला। तो इस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव का साइन अगर पॉजिटिव है तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होता है, और अगर डबल डेरिवेटिव का साइन यहाँ पर लेस देन 0 होता तो फिर हम x इक्वल टू सी को क्या बोलते हैं बच्चों, ये कैसा पॉइंट होता, ये मुझे कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन 11 में क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखा है, तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू निकालनी है बच्चों। ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x, इसे तो यही रहने दो, ठीक है ना। अब यहाँ पर π/2 माइनस साइन इनवर्स हाफ। अब अगर आपको पता है कि साइन इनवर्स हाफ क्या होता है तो बढ़िया है, नहीं तो कोई बात नहीं, ये π/6 होता है बच्चों, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका π/3 आएगा। अब ये पूरा साइन इनवर्स x के इक्वल है, तो यहाँ से x क्या बन जाएगा, x विल बी साइन π/3, दैट मीन्स इट विल बी √3/2। बस इसे आपको यहाँ पर फिल कर देना है, √3/2 को यहाँ पर आप लिख दो। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 11 का, ठीक है बच्चों। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक अल्टरनेटिव भी है, तो चलो इसका भी सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। हमें डोमेन निकालना है इस फंक्शन का। तो सबसे पहले आप इस बात को रिकॉल करो कि ये डिफाइंड कब होता है। दिस फंक्शन इज डिफाइंड इफ x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये तो कंसेप्ट की बात हो गई बच्चों। हमारे क्वेश्चन में फंक्शन दे क्या रखा है, हमारे क्वेश्चन में फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ 2x। तो साइन इनवर्स ऑफ 2x ये कब डिफाइंड होगा, ये कब डिफाइंड होगा, दिस इज डिफाइंड इफ ये आपका जो 2x है ना इसी इंटरवल में लाई होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 से आप डिवाइड करो ताकि आपको कंडीशन मिल जाए x के ऊपर, समझे। 2 से डिवाइड करोगे तो देखो ऐसा मिल जाएगा। बात समझ आई सभी को। तो यहाँ से आपका डोमेन क्या हो जाएगा बच्चों, डोमेन बन जाएगा x बिलोंगिंग टू -½ से हाफ क्लोज इंटरवल, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये आपको ब्लैंक स्पेस में यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर क्वेश्चन 16 तक, जो कि MCQ टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। यहाँ पर हमें डिफरेंशिएशन करना है इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन।
सबसे पहला काम यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सबसे पहला काम यहाँ पर साइन स्क्वायर ऑफ एंगल, इसे मैंने फंक्शन y एज्यूम कर लिया, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो सेकंड फंक्शन था उसको मैंने z एज्यूम कर लिया। तो मुझे निकालना है dy अपॉन डी जेड, ये ध्यान रखना, ठीक है ना बच्चों। सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे dy अपॉन डी एक्स। तो dy अपॉन डी एक्स ये रहा आपका फंक्शन y, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर बनेगा 2 साइन थीटा, थीटा का ध्यान रखना, थीटा क्या है, ठीक है ना, फिर कॉस थीटा, और फिर एंगल का भी करोगे यानी थीटा जिसको मैं बोल रहा हूँ एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x मिलेगा, ठीक है बच्चों। फिर डी जेड अपॉन डी एक्स निकालेंगे, सो दैट विल बी 2x। यहाँ पर देख लो ना z का मतलब क्या है। अब मुझे निकालना था dy अपॉन डी जेड। तो dy अपॉन डी जेड के लिए हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स के रिजल्ट को हम डिवाइड कर देंगे dz अपॉन डी एक्स से, ठीक है। सो dy अपॉन डी एक्स ये रहा आपके सामने, यहाँ पर देखो। तो इसको मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई करके भी लिख लूँगा। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो यहाँ पर जो लास्ट में 2x है उसको ऐसे ही रहने दो, और ये जो शुरू के 3 टर्म्स है ना, यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक सिंपल सा फॉर्मूला लग रहा होगा, समझे, साइन 2a वाला फॉर्मूला। अब इसको मुझे डिवाइड करना है dz अपॉन dx से, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर दिख रही होगी। यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है बच्चों, आपको आंसर ये मिल जाएगा। अब ये आंसर ऑप्शन ए में आप चेक करो, क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अल्टरनेटिव है तो इसको भी सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन 3। तो इस कंडीशन में fx विल बी x माइनस 3, यानी यहाँ से मॉड को हम बड़े आराम से हटा सकते हैं। बस अब यहाँ पर डेरिवेटिव ले लो f डैश x यानी 1 माइनस 0, यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा इस क्वेश्चन के अल्टरनेटिव में, ठीक है बच्चों। आगे चलें, आगे चलते हैं क्वेश्चन 13 की तरफ। क्वेश्चन 13 में हमें लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का इन दिस इंटरवल। ध्यान से सुनना बच्चों, जो भी इंटरवल दे रखा है इस इंटरवल में देखो x इस तरीके से ही तो होगा, इस इंटरवल का मतलब यही तो है, ठीक है ना बच्चों। अब इस पूरे में अगर मैं tan इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दूं तो आपको पता है कि tan इनवर्स x क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है ना बच्चों। तो यहाँ पर ये बनेगा tan इनवर्स 1, और ये tan इनवर्स ऑफ 0 को डायरेक्टली 0 ही लिख लो, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं पूरे को ना -1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर इनइक्वालिटी आपकी चेंज हो जाएगी। देखो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। अब यहाँ पर ये माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 यानी π/4 आएगा, इसको डायरेक्टली मैंने पहले लिख लिया, ठीक है बच्चों। अब इसमें मैं क्या करूँगा, tan इनवर्स 1 को पूरे में ऐड कर देंगे हम। तो tan इनवर्स 1 को जैसे ही पूरे में ऐड करोगे तो यहाँ पर 0 प्लस tan इनवर्स 1 यानी ये आपका tan इनवर्स 1 ही रहेगा। यहाँ पर आप ऐड करोगे, दिस विल बी tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर अगर आप ऐड करोगे tan इनवर्स 1 को, सो tan इनवर्स 1 की वैल्यू भी याद रखना बच्चों कि वैल्यू होती क्या है tan इनवर्स 1 की, π/4 होती है। तो यानी इस चीज़ को हम बेसिकली डायरेक्टली 0 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको रीराइट करने वाला हूँ, ये 0 हो जाएगा। मिडिल में ये चीज़ क्या है, ये आपका फंक्शन बन चुका है, और यहाँ पर ये वाला जो है अब इधर आ जाएगा tan इनवर्स 1, जिसे आप चाहो तो π/4 ही लिख दो ना, चलो π/4 ही लिख देते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। तो यहाँ पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो π/4। तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या बनेगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन fx विल बी π/4। तो π/4 का मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए आप चेक करो, क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों, ठीक है। चलें आगे, क्वेश्चन 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 में बेसिकली हमारे पास 2 क्वेश्चन है, अच्छे खासे इंटीग्रेशन के ऊपर हैं। यहाँ पर f डैश x की वैल्यू आपको दे रखी है और आपको fx निकालना है, जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर मुझे इंटीग्रेशन करना है f डैश x का, तब जाके मुझे fx मिलेगा, यानी मुझे इंटीग्रेशन करना होगा। देखो इस चीज़ का 1 अपॉन ये है आपका x माइनस 1 स्क्वायर, ये आपका कॉस, और यहाँ पर ये एंगल बड़ा ही प्यारा सा एंगल है, आप देखो एंगल क्या है यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट करने से आपको यहाँ पर फंक्शन fx मिल जाएगा,
ठीक है ना, क्योंकि यही आपके एफ डैश एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनना। यहाँ पर जो कॉस फंक्शन का एंगल है, अगर इस पूरे एंगल को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, मान लो इसे मैंने यू पुट किया, तो यहाँ से डेरिवेटिव तो लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर डेरिवेटिव करने के लिए न्यूमरेटर को अगर मैंने ऐसे लिखा और फिर डिनोमिनेटर में जो भी है उसको तो एज इट इज़ रहने दो। यहाँ पर अगर आप एलसीएम ब्रेक करोगे तो आपको देखो एलएचएस में ये चीज़ ऐसे मिल जाएगी, समझे। अब यहाँ से जैसे ही तुम डेरिवेटिव करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1/x-1 का स्क्वायर, यहाँ dx और यहाँ पर du, समझे। तो इस तरीके से आप अपने इंटीग्रल में पहुंचोगे। तो यहाँ पर देखो क्या होने वाला है, ये कॉस में तो u बन जाएगा एंगल की जगह, dx ये रहा 1/x-1 होल स्क्वायर, यहाँ पर आप देख लो ये पूरा आपका du बन चुका है। अब cos u का इंटीग्रेशन होता है sin u, प्लस में c तो हम लगाएंगे ही। तो बस यहाँ पर आपके पास आंसर आ चुका है, हमें सिर्फ u की वैल्यू पुट करनी होगी। ये रहा जी हमारा आंसर। यहाँ पर गिवन ऑप्शंस को एक बार देख लेते हैं। साइन ऑफ x-2/x-1 प्लस में c, यानी ऑप्शन ए चेक करो, क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो गया है बच्चों। बात समझ आ रही है, एक बार ध्यान से देखो और समझ लो यहाँ पर हमने किया क्या है। क्वेश्चन देखने में डरावना है लेकिन वैसे सिंपल सा है। अब इसका एक अल्टरनेटिव है, इसको भी देखते हैं अल्टरनेटिव में हमें क्या करना होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं ये आपका फंक्शन है, देखो ये बहुत सिंपल है। इसमें अगर मैं एंगल यानी 3 - x² को मैंने यहाँ पर t पुट कर दिया होता, तो ये क्या बन जाएगा आपका 3 का 0 -2x, तो मैं लिखूंगा x dx। अब यहाँ dt जो आएगा ना उसके नीचे हम लगा देंगे -2, देखो ऐसे बन जाएगा। तो आपका जो इंटीग्रेंड है वो कैसा दिखेगा, यानी x इंटू साइन 3 - x² dx, इसे हम क्या लिखेंगे -1/2, ठीक है ना, और ये बन जाएगा साइन t और ये dt। तो यहाँ से आपको मिलेगा -1/2, ये हो जाएगा माइनस कॉस t प्लस में c, यानी ये होगा 1/2 कॉस, अब t का मतलब था 3 - x² प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पहले ऑप्शन में तो नहीं, दूसरे ऑप्शन में आप चेक करो, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्वेश्चन 14 के अल्टरनेटिव में। ठीक है जी, चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 15 को देखते हैं। क्वेश्चन 15 में क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको ना दे रखा है a = bc दे रखा है, फिर बोला हुआ है A, B and C are non-singular matrices of same order. If the given equation is pre-multiplied by inverse of A on both sides, then the equation becomes. देखो ये आपको दे रखा है, यहाँ पर प्री मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से दोनों ही तरफ, प्री मल्टीप्लाई करना है A इनवर्स से दोनों ही तरफ। तो यहाँ पर LHS में इसको तो हम I लिख सकते हैं, RHS में फिलहाल ये ऐसा ही रहेगा। तो क्या ऐसा कहीं पर दिख रहा है ऑप्शन ए में, तो बेसिकली ये पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, ऑप्शन ए को छोड़ो। ऑप्शन बी को देखोगे तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी आपको कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है बच्चों, ध्यान से देख लो। यहाँ पर ऑप्शन बी में इसी स्टेप के ऊपर आपको रुकने के लिए बोला गया है, तो ऑप्शन बी ऑफ क्वेश्चन 15 विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 ये रहा आपके सामने, यहाँ पर हमें एक सेट ए दे रखा है जिसके ऊपर एक रिलेशन आर डिफाइंड है इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें इक्विवेलेंस क्लास 2 निकालना है। तो चलो जरा इसका भी सॉल्यूशन करते हैं। मैं यहाँ पर एक ऑर्डर्ड पेयर 2, x एज्यूम कर लूँगा इन द रिलेशन आर फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू सेट ए। तो यहाँ से डेफिनेशन के हिसाब से हमें क्या लिखना पड़ेगा, डेफिनेशन को देखो, इसके हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा कि 2 × x इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है बच्चों, स्क्रीन पे डेफिनेशन है, एक बार पढ़ो और समझो ध्यान से, तब जाके आप यहाँ पर x की वैल्यूज निकाल पाएंगे फ्रॉम सेट ए। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी क्योंकि 2x इस केस में 4 देगा आपको। ठीक है, फिर x की वैल्यू 8 मिलेगी क्योंकि 2x अब यहाँ पर 16 देगा आपको। ठीक है, फिर x की वैल्यू 18 क्योंकि यहाँ से 2x आपको 36 दे रहा होगा।
फिर इसी तरीके से आपको ये 32 लेना पड़ेगा क्योंकि 2x यहाँ से 64 देगा। फिर अगर आपने x की जगह 50 डाला तो यहाँ पर 2x आपको 100 देगा। फिर आपने x की जगह अगर 72 डाला तो यहाँ से 2x आपको 144 देगा। फिर आपने x की जगह अगर 98 डाला तो 2x आपको 196 देगा। अब ये जो भी नंबर हैं ये सारे क्या हैं, तो परफेक्ट स्क्वायर ही तो हैं। तो ये डेफिनेशन ऑफ रिलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें x की वैल्यू मिल चुकी है जो कि सेट A में से ही निकलनी चाहिए। तो बस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 लिखने के लिए आप इन सभी x की वैल्यूज़ का एक सेट बना दोगे। तो ये रहा जी आपका आंसर 2, 8, 18, 32, ये आपका 50, ये 72 और ये 98, ये आपका सेट बन गया। और ऐसा पहले ऑप्शन में तो नहीं है, दूसरे में भी नहीं है। ऑप्शन सी आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल ठीक हो गया बच्चों। अब इसी के साथ हम लोगों ने इस हाफ ईयरली एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर का सेक्शन 1 कंप्लीटली सॉल्व कर दिया है आपके लिए। अब जो बचे हुए सेक्शंस हैं उनके सॉल्यूशन भी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना ज़रा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना। इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को भी शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।